ओके क्लास, आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग। तो बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग में आज के हमारा एजेंडा है अंडरस्टैंडिंग बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्टिंग, डिसीजन टेबल एंड सम डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले हम इन तीन पोर्शन को कवर करेंगे, ये जो तीन पोर्शन हम देख रहे हैं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पोर्शन जो है हम कवर करेंगे प्रोग्रामिंग के साथ। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग से। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है? प्रोग्रामिंग बेसिकली आपके आइडिया की कन्वर्जन है कंप्यूटर कोड में। तो आप क्या करते हो, जो भी आपके दिमाग में आइडिया है किसी चीज़ का, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कंप्यूटर कोड में, तो उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, तो जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हो और उसका एक सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हो, तो उस डिज़ाइन को जब आप कंप्यूटर कोड में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इस पूरी प्रोसेस को आप प्रोग्रामिंग कहते हैं। और ये जो कोड है, ये वो कोड होगा जो आपके कंप्यूटर के द्वारा एक्चुअली में एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो बेसिकली आप सोच सकते हो कि प्रोग्रामिंग क्या है। ये बेसिकली आपके कंप्यूटर को सिखाना है कि उसे करना क्या है, क्योंकि आप जानते हो कि कंप्यूटर से हम तरह तरह का काम जो है करवा सकते हैं। बेसिकली कंप्यूटर एक डम मशीन होती है। डम मशीन का मतलब है कि इसका अपनी सोच नहीं होती, अपनी थिंकिंग नहीं होती, इंटेलिजेंट नहीं होता। तो आपको बेसिकली इसको बताना पड़ता है कि इसे करना क्या है। और कंप्यूटर की बात अगर मैं करूँ, तो कंप्यूटर बेसिकली जानता नहीं कि जिस कोड को वो रन कर रहा है उससे होने क्या वाला है। वो जस्ट उस इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन करके एग्जीक्यूट करता जाएगा, और यूज़र जो है उस इंस्ट्रक्शन से रिज़ल्ट उसको मिलते जाएंगे। तो कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे कि कंप्यूटर को ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हो क्या रहा है। कंप्यूटर के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो जस्ट एक कलेक्शन है इंस्ट्रक्शन का, और उसे सिर्फ उन इंस्ट्रक्शन को रन करना है। इन इंस्ट्रक्शन को रन करके एक्चुअली में क्या होगा, कंप्यूटर बेसिकली जानता नहीं है। तो कंप्यूटर को कैसे बताया जाए कि उसे करना क्या है? तो एक प्रोग्रामर जो है वो क्या करता है, वो बेसिकली सीपीयू को बताता है कि उसे करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये बेसिकली कौन डिज़ाइन करता है? ये आपका प्रोग्रामर डिज़ाइन करता है। तो प्रोग्रामर जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? इस प्रोग्राम की वर्किंग के लिए। तो प्रोग्रामर करता क्या है, वो अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट कर देता है, और वो स्टेप्स जो बाद में कोड किए जाते हैं, जिसको आपका कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। जितनी भी एफिशिएंसी है आपके प्रोग्राम की या सॉल्यूशन की, वो डायरेक्टली इस बात पर डिपेंडेंट है कि आपका प्रोग्राम जो है उस प्रॉब्लम को किस तरह से विजुलाइज करता है और किस तरीके से प्रोग्राम करता है। तो हम शुरुआत करते हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, जिसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम बेसिकली स्टेप्स हैं। अगर आप किसी भी टास्क को परफॉर्म करना चाहते हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है, आप उनको किन स्टेप्स में परफॉर्म करेंगे, इसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम क्या है? ये बेसिकली एक अच्छी प्रोग्रामिंग का एसेंस होता है। हर एल्गोरिदम जो है वो यूज़र से कुछ इनपुट मांगता है जनरली, और फिर उसके बाद यूज़र के लिए एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है, और इस चीज़ को करने के लिए वो कुछ प्री डिफाइंड स्टेप्स को फॉलो करता है। तो एक कंप्यूटर के लिए एल्गोरिदम्स जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एक सिंपल सा एल्गोरिदम देखते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक प्रॉब्लम है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर। एक नंबर आपको दिया हुआ है, आपको उसका लास्ट डिजिट निकालना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक नंबर n है या x है या y है, जो भी है 1024, आपने इसका लास्ट डिजिट निकालना है। अब आप जानते हो, देख के बता सकते हो कि लास्ट डिजिट जो है 4 है, लेकिन कंप्यूटर पे हम इसे कैसे करेंगे? तो एल्गोरिदम जो है इसका हम कैसे लिखते हैं? जनरली एल्गोरिदम जो है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लास्ट डिजिट x वो वैल्यू है जिसका हमने लास्ट डिजिट निकालना है। तो ये वो स्टेप्स हैं जिनको आपको परफॉर्म करना है। तो आप देखोगे हम लिख रहे हैं स्टेप 1, डिवाइड x बाय 10 एंड स्टोर द रिमाइंडर इन वेरिएबल r। तो x को 10 से डिवाइड करो, और जो भी रिमाइंडर आता है उसको r में स्टोर कर दो। स्टेप 2 है रिटर्न रिजल्ट r, और ये जो r है ये आपका रिजल्ट होगा, इसको आप रिटर्न कर दो। तो आप देखोगे ये एक बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है, जहाँ पे अब एक नंबर x आपको दिया गया और आपने उसका रिमाइंडर जो है, सॉरी लास्ट डिजिट है जो निकाल दिया। क्योंकि जब भी आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा
वो आपके पास क्या बनेगा, वो उसका लास्ट डिजिट बनता है। तो इस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम के लिए एक एल्गोरिदम लिखा। तो एल्गोरिदम को लिखा कैसे जाता है, एक एल्गोरिदम का एक नाम होता है हमेशा। मोस्ट एल्गोरिदम की कुछ इनपुट वैल्यूज़ होती हैं। मोस्ट एल्गोरिदम जो है एक आउटपुट वैल्यू प्रोड्यूस करती हैं। और मोस्ट एल्गोरिदम को हम कैसे लिखते हैं, सेमी कोडेड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। तो एक कोड जैसी दिखने वाली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे। तो जो पिछला पिछला जो मैंने एल्गोरिदम लिखा था, लास्ट डिजिट जो है ये आपके एल्गोरिदम का नाम है। एक्स जो है ये वो इनपुट है जो इसको चाहिए, और लास्ट में ये कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। इस केस में लास्ट डिजिट यानी कि आर प्रोड्यूस करेगा। और बाकी के जो स्टेप्स हैं वो हम कैसे लिखते हैं, वो हम सेमी कोड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज जैसी है, थोड़ी बहुत कोड की तरह दिखती है। एक और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, फाइंड सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 3 डिजिट नंबर। तो आपको एक 3 डिजिट का नंबर दिया है, आपने इसके डिजिट्स का सम निकालना है। तो कंडीशन आपके पास क्या है कि आपके पास जो नंबर है उसमें 3 डिजिट होंगे ऑलरेडी। तो ये आप कैसे करोगे, तो मैंने उसका एल्गोरिदम लिखना है। तो मैंने उस एल्गोरिदम को लिख दिया, उसका नाम मैंने लिखा है सम। ये वो चीज़ है जिसकी उसको रिक्वायरमेंट होगी, इनपुट यानी कि एक्स। और फिर मैं स्टेप्स लिखना शुरू करता हूँ। तो देखो स्टेप्स को अपने ध्यान से देखना है। स्टेप 1, गेट द लास्ट डिजिट बाय डिवाइडिंग एक्स बाय 10। तो एक्स को आपने 10 से डिवाइड कर देना है। तो और जो भी रिमाइंडर बचता है उसको आपने ए में स्टोर कर देना है। तो जैसे मान लो आपके पास नंबर है 112, तो आपने इसको 10 से डिवाइड कर देना है। तो 10 से डिवाइड करके आपके पास क्वोशंट आ जाएगा, आपके पास क्वोशंट आ जाएगा 11 और रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो ये जो 2 है ये आपका इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। स्टेप 2, नेक्स्ट जो आपके पास क्वोशंट बचता है, ये नेक्स्ट क्वोशंट है, उसको फिर से 10 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर जो है वेरिएबल बी में स्टोर करना है। तो आपने ये जो नेक्स्ट आपके पास बचा हुआ है क्वोशंट, इसको आपने फिर से 10 से डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट क्वोशंट बचेगा 1 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। इसको आपने स्टोर कर देना है बी में। उसी तरह से स्टेप 3 करना है आपने, जो भी नेक्स्ट क्वोशंट है उसको 10 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर जो है वो आपने सी में स्टोर करना है। तो इस तरीके से आपके पास तीनों डिजिट जो हैं ए, बी और सी में स्टोर हो जाएंगे। फिर आपको करना क्या है, स्टेप 4 में इन तीनों ए बी सी को ऐड कर देना है और आप उसको z में स्टोर कर दें। तो आपका जो लास्ट स्टेप होगा ये वो रिज़ल्ट होगा z, जिसमें आपके तीनों डिजिट का सम आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने किया क्या, मैंने इस पूरी प्रोसेस को स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया। और इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 3 डिजिट के नंबर्स का सम निकाल सकते हैं, डिजिट्स का। तो ये तो था आपके पास एल्गोरिदम। अब फ़्लो चार्ट की बात करते हैं। फ़्लो चार्ट जो एल्गोरिदम से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है या फिर आप बोल सकते हो रिलेटेड है। तो फ़्लो चार्ट क्या करता है, फ़्लो चार्ट बेसिकली आपके एल्गोरिदम को एक विजुअल वे में या एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाता है। तो बेसिकली जो जो स्टेप्स आप करने वाले हो आप उनको एक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हो। तो जैसे ये आपको एक दिया हुआ है एक फ़्लो चार्ट, इस फ़्लो चार्ट में कुछ सिंबल्स रहते हैं और हर सिंबल का कुछ मतलब होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपका लैंप चल नहीं रहा है तो क्या करना है, तो आप देखो कि वो आपने जोड़ा है बिजली से या नहीं जोड़ा है। अगर नहीं जोड़ा तो उसे जोड़ दीजिए, अगर जोड़ा है तो देखो कि उसका बल्ब जो है वो ठीक है या नहीं है। अगर नहीं है तो बल्ब को रिपेयर कर दो, अदरवाइज़ जो है आप बल्ब को रिप्लेस कर दो। तो ये स्टेप्स को बता रहा है कि आपने किसी काम को करने के लिए क्या करना है। हर फ्लो चार्ट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो बेसिक एलिमेंट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ओवल शेप है ये हम यूज़ करते हैं स्टार्ट और एंड के लिए फ्लो चार्ट में। ये जो रेक्टेंगल है इसको हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के लिए या किसी स्टेप परफॉर्म को करने के लिए। डायमंड जो है ये रिप्रेजेंट करता है डिसीजन, जहाँ पे आपने चॉइस करनी होती है यस नो वगैरह से। तो अगर आपने कोई कंडीशन चेक करनी है तो आप इस डायमंड को यूज़ करते हो। ये जो आप देख रहे हो पैरेललोग्राम देख रहे हो, पैरेललोग्राम को हम यूज़ करते हैं बेसिकली आपके इनपुट या आउटपुट करने के लिए। तो जहाँ जहाँ पे आपका डाटा इनपुट हो रहा है या आउटपुट हो रहा है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इस पैरेललोग्राम को। और एरोज़ को हम यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए, जो कि फ्लो को बताता है कि कौन सा एक्शन जो है उसके बाद कौन सा एक्शन आएगा। तो ये आपका बेसिक एलिमेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बेसिक एलिमेंट क्या होते हैं फ्लो चार्ट के। तो जैसे ये एक सैम्पल सा फ्लो चार्ट दिया हुआ है। प्रॉब्लम है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ 529 एंड 256। ये आपको प्रॉब्लम दी है।
तो आपने इसका एल्गोरिदम कैसे बनाया कि एक वेरिएबल ए ले लिया जिसमें 529 है, फिर एक वेरिएबल बी ले लिया जिसमें 256 है, और फिर आपने ए और बी को ऐड कर दिया, रिजल्ट को आपने सम में शिफ्ट कर दिया, और लास्ट में आपने सम को प्रिंट कर दिया। तो ये तो था आपके पास एल्गोरिदम। अब आप इसी एल्गोरिदम को पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओवल लिखते हैं, ओवल डिनोट करता है स्टार्ट को। फिर हम एक पैरेललोग्राम लगाएंगे, पैरेललोग्राम में आप ए वेरिएबल में डाटा भरते हो तो इनपुट के लिए ये पैरेललोग्राम होगा, बी में डाटा भरते हो तो यहाँ पे भी इनपुट हो रहा है तो आप इसको भी पैरेललोग्राम में लिखोगे। उसके बाद आप कुछ कैलकुलेट कर रहे हो या स्टेप ले रहे हो तो आपने यहाँ पे रेक्टेंगल यूज़ किया है ए प्लस बी को परफॉर्म करने के लिए। लास्ट में आपने प्रिंट किया, इस प्रिंट को आप इस तरीके से पैरेललोग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो आपका जो सम है वो प्रिंट हो जाएगा, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा एंड जो कि ओवल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से आपके ये जो स्टेप्स हैं ये हमने कन्वर्ट कर दिए एक फ्लो चार्ट में। ये भी आपके पास एक फ्लो चार्ट है। तो जैसे मान लो आपके पास टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, तो आप एल्गोरिथम को शुरू करते हो कि टेम्परेचर को रीड करो, क्या टेम्परेचर जो है 32 से कम है। अगर कम है तो लिखो कि आप बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है, क्योंकि 32 फ़ारेनहाइट जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर आप उससे नीचे हैं तो आप फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हैं, अगर नहीं है तो आप फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है। तो एक बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम जो बताता है कि आप फ्रीजिंग पॉइंट पे हैं या उसके नीचे हैं या फिर उसके ऊपर हैं। तो एक बेसिक जनरल आइडिया जो है फ्लो चार्ट का, आपके पास एक बिगिन सिंबल होगा, एक एंड सिंबल होगा, कुछ डिसीजन मेकिंग सिंबल्स होंगे, कुछ एक्शन परफॉर्मिंग सिंबल्स होंगे। आप इनको यूटिलाइज करोगे आपके जितने भी एक्शन हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये आपका टोटल बन जाता है एक फ्लो चार्ट। नेक्स्ट आपके पास है डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है। डिसीजन टेबल बेसिकली क्या करता है, ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है इनपुट्स की और रूल्स, केसेस और टेस्ट कंडीशंस की। तो ये बेसिकली आपको बताता है कि क्या करना है जब सर्टन काइंड ऑफ कंडीशन जो है एग्जिस्ट करती है। तो एग्जांपल के लिए जैसे मान लो ये आपके पास दो कंडीशन है यहाँ पे है, और सॉरी एक कंडीशन यहाँ पे है और एक कंडीशन यहाँ पे है। तो एक कंडीशन है कि क्या बाहर ठंड है, हाँ या ना, और दूसरी कंडीशन है क्या बाहर बारिश हो रही है, हाँ या ना। तो दो कंडीशन है, तो इन दोनों कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या एक्शन लेना है। तो एग्जांपल के लिए क्या बाहर ठंड है, हाँ। अगर बाहर बारिश भी हो रही है तो आप जो है ना थोड़ा हैवी रेन कोट पहन लो, और अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप एक सिंपल सा ओवरकोट पहन सकते हैं। अगर बाहर ठंड नहीं है बट आपके पास बारिश हो रही है तो आप एक अनलाइनेड रेन कोट यूज़ कर सकते हो, और अगर ठंड भी नहीं है और बारिश भी नहीं है तो आपको कुछ भी रेन कोट पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली आपको क्या बताता है कि करना क्या है जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो मीट होती है। ये एग्जांपल है आपके पास कि किसी पर्सन को कौन सी ग्रीटिंग आपने करनी है। तो अगर टाइम जो है 0 से 11 आवर के बीच में है तो आपने गुड मॉर्निंग बोलना है, 12 से 15 के बीच में है तो आपने गुड आफ्टरनून बोलना है, 18 से 22 है तो आपने गुड इवनिंग बोलना है, और 23 से 24 है तो गुड नाइट बोलना है। तो बेसिकली ये आपको बताता है कि आपके पास कौन कौन से रूल्स हैं और उस रूल्स के अकॉर्डिंगली क्या एक्शन आपने परफॉर्म करना है। बेसिकली आप देखोगे कि ऐसे डिसीजन टेबल बड़े काम आते हैं। जैसे मान लो अगर आपने किसी पर्सन को किसी ऐसे काम में लगाना जिसमें उसका शायद डोमेन या उसका नॉलेज बड़ा लिमिटेड है, तो आप उसको बेसिकली एक छोटा सा चार्ट बना के दे सकते हो एक डिसीजन टेबल का, जहाँ पे वो चीज़ों को परफॉर्म कर सकता है। मोस्ट कस्टमर केयर जो आपके पास एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके पास इसी तरीके का एक डिसीजन टेबल दिया जाता है। तो जब आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हो और आपके प्रिंटर में प्रॉब्लम आती है तो उनके पास एक छोटा सा डिसीजन टेबल बना रहता है। तो वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपका प्रिंटर जो है वो प्रिंट कर रहा है, आप कहते हो नहीं, तो उनको पता है कि पहली कंडीशन नहीं है। तो उसके बाद पूछते हैं कि आपसे कि क्या रेड लाइट फ्लैश हो रही है कि नहीं, आप कहते हो हाँ हो रही है। तो उसको पता कि अब यहाँ से आगे चलना है। तो आपने फिर आप पूछते हो कि प्रिंटर जो है आपका कंप्यूटर से रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप कहते हो यस हाँ हो रहा है। तो फिर वो बता सकते हैं कि बेसिकली क्या क्या डिसीजन लेना है। तो या तो उसको इंक या चेक करनी पड़ेगी कि शायद इंक ख़त्म हो गई है या फिर कोई पेपर जो है जाम हो गया है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मोस्ट जो आपके प्रिंटर के ट्रबल शूटिंग है, एक छोटे से डिसीजन टेबल के अंदर हम उसको बेसिकली कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो डिसीजन टेबल बेसिकली क्या करता है, वो बहुत ही क्लियर कट बताता है कि किन कंडीशंस पे आपको क्या एक्शन लेना है। तो फाइनली हमारे पास एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम जो है स्टेप्स है अगर आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फ्लो चार्ट क्या है, इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम की। और डिसीजन टेबल क्या है, ये आपके पास टेबलर फॉर्म है रूल्स एंड एक्शन की। डॉक्यूमेंटेशन की बात जहाँ तक है वो मैं आपको प्रोग्रामिंग के साथ बताऊंगा, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो ये तीन आपके पास टॉपिक हो गए, बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। काइंडली आप इनको रीड करें, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस पर कमेंट करें।